नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स की दुनिया की सबसे बड़ी बहसों में से एक को समझने वाले हैं। एक तरफ है जीन बैप्टिस्ट से और दूसरी तरफ है जॉन मेनार्ड कीन्स। ये सिर्फ एक एकेडमिक बहस नहीं है, इसने दुनिया भर की सरकारों और उनकी नीतियों को शक्ल दी है। ये जो नंबर दिख रहा है 25%, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 1930 के दशक में जब दुनिया महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रही थी, तब अमेरिका में बेरोजगारी की दर इतनी ही थी। सोचिए, हर 4 में से एक इंसान के पास कोई काम नहीं था। इस एक संकट ने उस दौर की सारी आर्थिक सोच को जड़ से हिलाकर रख दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस आइडिया से जो ग्रेट डिप्रेशन से पहले पत्थर की लकीर माना जाता था। ये है अर्थव्यवस्था का क्लासिकल नजरिया, एक ऐसी सोच जिसका 1 सदी से भी ज्यादा समय तक दबदबा रहा। और इस पूरी सोच की जड़ में था सेका नियम। अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन से ही डिमांड पैदा होती है। मतलब जब भी कोई कुछ बनाता है तो वो असल में कुछ और खरीदने की ताकत पैदा कर रहा होता है। सेन ने खुद इसे कुछ इस तरह समझाया था और इसी आइडिया को अक्सर एक बहुत ही मशहूर लाइन में समेटा जाता है, सप्लाई अपनी डिमांड खुद बना लेती है। तो इस क्लासिकल दुनिया में इकोनॉमी एक परफेक्ट सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन की तरह थी। लोगों का मानना था कि लोग चीजें बेचते हैं ताकि वो दूसरी चीजें खरीद सकें। पैसा सिर्फ एक जरिया था, उसे जमा करके रखने की कोई वजह नहीं थी। और ऐसी दुनिया में लंबे समय तक चलने वाली बेरोजगारी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये मशीन अपनी गड़बड़ियां खुद ही ठीक कर लेती थी। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये मशीन काम कैसे करती थी? इसका पहला पुर्जा था लेबर मार्केट यानी श्रम बाजार। थ्योरी ये थी कि अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो मजदूर कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार हो जाएंगे, और जैसे ही सैलरी कम होगी कंपनियां ज्यादा लोगों को काम पर रख लेंगी और हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। सब कुछ ऑटोमेटिक। अब आते हैं मशीन के दूसरे पुर्जे पर, यानी गुड्स मार्केट। यहाँ पर ब्याज दर एक जादू की तरह काम करती थी। मान लीजिए लोगों ने पैसा बचाना ज्यादा शुरू कर दिया, तो बैंकों के पास कर्ज देने के लिए ज्यादा पैसा होगा। इससे ब्याज दरें गिर जाएंगी और जैसे ही लोन सस्ते होंगे कंपनियां ज्यादा निवेश करने लगेंगी। तो इस तरह लोगों की हर बचत अपने आप इन्वेस्टमेंट बन जाती थी। और ये देखिए, ये है वो पूरा क्लासिकल मॉडल, एक एकदम परफेक्ट इंटरकनेक्टेड सिस्टम जहां लेबर, गुड्स और पैसा सब कुछ मिलकर अपने आप संतुलन बना लेते हैं और अर्थव्यवस्था हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही बढ़ती है। 1930 के दशक से पहले ज्यादातर इकोनॉमिस्ट के लिए यही सच था। लेकिन फिर इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खूबसूरत मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए और इस पूरी सोच को ही चकनाचूर कर दिया। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक आइडिया 125 साल से भी ज्यादा समय तक इकोनॉमिक्स की दुनिया पर राज करता रहा। से का नियम लगभग अनक्वेश्चन था, जब तक कि एक भयानक संकट ने एक पूरी तरह से नए क्रांतिकारी सिद्धांत को जन्म नहीं दिया। तो एक तरफ थी थियरी जो कह रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ थी हकीकत जो सड़कों पर दिख रही थी। लाखों लोग सालों तक बिना काम के थे और क्लासिकल मॉडल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो इस तबाही और कंफ्यूजन के बीच इसका जवाब कौन देता? और यही एंट्री होती है जॉन मेनार्ड कीन्स की। वो एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया लेकर आए जिसने इकोनॉमिक्स का फोकस सप्लाई से हटाकर डिमांड पर कर दिया। कीन्स ने कोई छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं की। उन्होंने अपनी किताब की शुरुआत में ही सीधा हमला बोला। वो ये कह रहे थे कि जो पुरानी थ्योरी है वो सिर्फ एक स्पेशल केस में काम करती है, असली दुनिया में नहीं। उसे असलियत पर लागू करना एक बड़ी गलती होगी। ये स्लाइड इन दो दुनियाओं के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एडम स्मिथ कहते थे सप्लाई अपनी डिमांड खुद बनाती है। कीन्स ने कहा नहीं, उल्टा है, डिमांड अपनी सप्लाई खुद बनाती है। क्लासिकल दुनिया में बचत अपने आप निवेश बन जाती थी। कीन्स ने बताया कि लोग पैसा बचाकर अपने पास भी रख सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा फर्क ये था, कीन्स ने कहा कि मजदूरी और कीमतें स्टिकी होती हैं, मतलब वो आसानी से नीचे नहीं जाती, और बस इसी वजह से बेरोजगारी लंबे समय तक टिक सकती है। तो कीन्स का असल में तर्क क्या था? उनका कहना था कि इकोनॉमी कोई मशीन नहीं है, इसे हम जैसे इंसान चलाते हैं, और इंसान हमेशा लॉजिकल नहीं होते। जब भविष्य अनिश्चित लगता है तो लोग पैसा खर्च करने के बजाय उसे जमा कर सकते हैं। मजदूर अपनी सैलरी कम नहीं होने देना चाहते, और कंपनियां सिर्फ ब्याज दर देखकर निवेश नहीं करती, वो भविष्य को लेकर उम्मीद या डर के हिसाब से फैसले लेती हैं।
और यहीं पर कीन्स ने अपना मशहूर कॉन्सेप्ट पेश किया, एनिमल स्पिरिट्स। उनका कहना था कि बाजार हमेशा हिसाब किताब से नहीं चलते, वे उम्मीद और निराशा की लहरों से चलते हैं। जब लोग आशावादी होते हैं तो वे खर्च करते हैं, निवेश करते हैं, और जब निराशा छा जाती है तो सब कुछ रुक जाता है। और कीन्स के तर्क को समझाने के लिए इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। उनका ये मशहूर गड्ढे खोदने वाला आइडिया ये समझाने के लिए था कि मंदी के दौरान डिमांड बढ़ाना कितना जरूरी है। इसके लिए सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, भले ही वो खर्च किसी बेमतलब के काम में ही क्यों ना हो। असल मुद्दा बस इकोनॉमी में पैसा डालना और लोगों को काम देना था। तो इस पूरी कहानी के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? कौन सही था और क्या ये बहस आज भी मायने रखती है? ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये उन नीतियों को तय करती है जो हम सभी पर असर डालती हैं। तो कौन सही था, से या कीन्स? देखिए, आज ज्यादातर इकोनॉमिस्ट्स ये मानते हैं कि दोनों की बातों में कुछ न कुछ सच्चाई थी। से का नियम हमें लंबी अवधि में इकोनॉमी की क्षमता को समझने में मदद करता है, मतलब लॉन्ग टर्म में तो प्रोडक्शन से ही देश अमीर बनता है। लेकिन कीन्स का सिद्धांत शॉर्ट टर्म की मंदी और संकट से निपटने के लिए जरूरी है, जब इकोनॉमी अपनी क्षमता से बहुत नीचे काम कर रही हो। कीन्स का ये जो मशहूर कोट है ना, ये उनके पूरे नजरिए को बता देता है। उनका फोकस आज की समस्याओं को सुलझाने पर था। वो उस दूर के भविष्य का इंतजार नहीं करना चाहते थे जब इकोनॉमी अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और यही सवाल इस पूरी बहस के दिल में है। जब इकोनॉमी मुश्किल में हो तो करना क्या चाहिए? क्या हमें बाजार को अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो खुद ठीक हो जाए, जैसा से कहते थे, या फिर सरकार को आगे आकर डिमांड बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, जैसा कीन्स का तर्क था? और यही सवाल हमें आज के लिए एक आखिरी सोच पर छोड़ जाता है। केन्स और शिम्पीटर के बीच की ये सदी पुरानी बहस आज भी जिंदा है। चाहे वो टैक्स में कटौती की बात हो या सरकारी खर्च बढ़ाने की, हर बड़े आर्थिक फैसले के पीछे कहीं ना कहीं इन दो महान विचारकों की सोच काम कर रही होती है। और इसका जवाब ही हमारी इकोनॉमी का भविष्य तय करता है।